इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 के न्यायाधीश पर एक बड़ा आरोप लगाया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उनको 8 पन्नों का एक खत लिखा है और कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी के इशारों पर ये हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। जिस नंबर 2 के जस्टिस पे यह आरोप लगा है, उनका नाम है जस्टिस रमन्ना और टीडीपी के प्रमुख हैं आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। जगनमोहन रेड्डी का आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना उनकी सरकार को गिरा देना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े जी को पत्र लिखकर रमन्ना की शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की सिटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कुछ सम्मानित जजों के रोस्टर भी शामिल है। यानी हाई कोर्ट के जज को प्रभावित करके सरकार गिराना सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ा आरोप है और इस खबर को हर मीडिया को दिखाना चाहिए और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि चुनी हुई सरकार को क्या कोई न्यायाधीश साजिश करके गिरा सकते हैं क्या। और ये बात तो खैर मैंने आपको कहानी कम्युनिस्टों की में साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में दे ही रखी है कि किस तरह से न्यायाधीश मिलकर तत्कालीन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे गिराना चाहते थे। वो सारे न्यायाधीशों के चेहरे आपको मैंने बेनकाब किए हैं। वैसा ही केस कुछ है ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा गया है कि आपके बाद जो नंबर 2 हैं जस्टिस रमन्ना, वो आंध्र के हाई कोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं, वहां की सिटिंग को प्रभावित कर रहे हैं और उसके जरिए चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर मेरी सरकार को, यह आरोप है जगनमोहन रेड्डी का, गिराना चाहते हैं। 8 पन्नों के पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि जस्टिस रमन्ना की टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ करीबी रिश्ता है और उनके इशारे पर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार वो गिराना चाहते हैं। साथ ही जस्टिस रमन्ना की 2 बेटियों के खिलाफ अमरावती में सवालिया तरीके से जमीन लेन देन के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से बैठी जांच का भी जिक्र किया गया है। यानी जस्टिस रमन्ना की 2 बेटी पर आरोप लगा है कि उनकी 2 बेटियों के खिलाफ अमरावती में जमीन के लेन देन में एंटी करप्शन का मामला है। फिर मुझे ये किताब पुस्तक याद आ गई। इसमें मैंने जस्टिस आफ्ताब आलम की बेटी का खुलासा किया है कि जस्टिस आफ्ताब आलम की बेटी को उसी एनजीओ से पैसा मिलता है जिससे तीस्ता सीतलवार को मिलता है और वो इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को फिक्स कर सके। ऐसा ही केस थोड़ा यहां पर आया है, इसलिए अध्ययन बहुत जरूरी है। यह लेन देन आरोप है कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किए जाने से किए गए थे ये सारे लेन देन। सीजीआई को यह चिट्ठी 6 अक्टूबर को लिखी गई थी और इसे हैदराबाद में मीडिया के सामने जगनमोहन के प्रमुख सलाहकार अजय कल्लमम की तरफ से जारी किया गया था। ये पूरा मामला द संडे एक्सप्रेस में जो है छपा है और इस मामले में द संडे एक्सप्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव से जानकारी भी मांगी। कोई जानकारी उनकी तरफ से नहीं मिली है इस मामले में। इस चिट्ठी में काफी सारी चीजों का जिक्र है। जब तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े केसों को कुछ सम्मानीय जजों को सौंपा गया, कुछ खास कोर्ट फिक्स किया गया, जैसे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जज लोया में फिक्स करने के लिए प्रशांत भूषण गिरोह, इंदिरा जयसिंह गिरोह काम कर रही थी, वही ऐसा कुछ मामला है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि मई 2019 में वाईएसआर कांग्रेस
पार्टी के सत्ता पर बैठने के बाद से चंद्रबाबू नायडू की सरकार की ओर से जून 2014 से लेकर मई 2019 के बीच की गई सभी प्रकार की डीलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। तब से जस्टिस एनवी रमना राज्य में न्याय प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरोप है कि उनकी बेटी भी इससे लाभान्वित हुई थी। जमीन के एंटी करप्शन का मामला सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आरोप ये भी लगा है कि जमीन लेन-देन को लेकर राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल दम्मलपति श्रीनिवास पर जो जांच बैठी, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसके खिलाफ एफआईआर तक दायर किया था। यानी हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमना ने कैसे प्रभावित किया है कि जिसके खिलाफ एफआईआर हो चुका है, उनको उस पर स्टे दिया गया हाईकोर्ट ने, आंध्रा के हाईकोर्ट ने। आपको मैंने कल ही तो बताया है, परसों बताया है आपको भीमा कोरेगांव के केस में कि जिस पर आरोप लग रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए सुबह-सुबह कोर्ट बैठ गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट बैठ गई थी। आपको मैंने बताया था ये मामला, कल ही आप लोगों को, परसों आप लोगों को मैंने इस बारे में पूरी एक वीडियो दी थी। तो इसमें 15 सितंबर को हाईकोर्ट ने मीडिया को एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से पूर्व एडवोकेट जनरल पर दर्ज की गई एफआईआर की डिटेल्स रिपोर्ट करने से रोक दिया था और हाईकोर्ट ने अखबारों को, मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया, प्रतिबंध लगाया कि आप इस केस को कवर नहीं करेंगे, हम स्टे देंगे। ये कितना बड़ा लोकतंत्र का मजाक किया गया, ये साफ आंध्रा के हाई कोर्ट में वो दिख रहा है कि मीडिया को भी प्रेशराइज किया गया। और आरोप है खुद आंध्रा के मुख्यमंत्री का कि हाईकोर्ट को निर्देश दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में नंबर 2 के जस्टिस रमना, और इसलिए क्योंकि जस्टिस रमना की बेटी इसमें जमीन में लाभान्वित हुई है। यह एफआईआर श्रीनिवास पर अमरावती में जमीन खरीद को लेकर दर्ज हुई थी। जस्टिस रमना की बेटियों पर भी अमरावती में ही जमीन खरीदने को लेकर आरोप है। भारत की न्यायपालिका कैसे काम कर रही है ये, और लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान में इस केस को मीडिया ने दबा दिया है, खबर नहीं किया है, डर लगा हो या जो भी लगा हो, मुझे तो नहीं लगता। और मैं ये सामने जो है आया ही है कुछ अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आया, प्रिंट मीडिया तो फिर भी रिपोर्ट करता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ।